ग्रो अपर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 24 हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 25वां करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंतराल पर वीडियो अपलोड हो रहा है, तो ये नेटवर्क इशू के कारण हो रहा है। तो नेटवर्क इशू बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोग लेखपाल मेंस के लिए लगातार तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे, यानी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो समझिए कि हर चीज़ आपसे क्या होगा, पढ़ाई होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप सीरियस पढ़ाई नहीं करेंगे तो लेखपाल की नौकरी आपसे पढ़ाई होती जाएगी। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। आज जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन डीआई पे आधारित है। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट के रूप में हम लोग बना रखे हैं। इसमें एक्स अक्ष पे वर्ष दिए हुए हैं 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20। ठीक, वहीं पे यहाँ देखिए वाई अक्ष पे दिया हुआ है बिक्री, जो क्या है हजारों में है, जैसे 300, 310, 320, 330, 340, ऐसे करके 450 तक है। तो हम इस पे आधारित पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ठीक से कह रहा है 2019 में बिक्री 2017 में बिक्री का कितना प्रतिशत था। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2019 में बिक्री 2017 में बिक्री का कितना प्रतिशत। 2019 देख लीजिए पहले, ठीक, और उसके बाद 2017 देख लीजिए। आ रहा समझ में। अब कह रहा है 2017 बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 2019 कितना है, 440। पहला है 440 में बिक्री का, 17 में बिक्री का, तो 2017 का कितना है, यहाँ पे 400 है। तो 400 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आ रहा समझ में। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 4, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 110 आएगा। आ रहा समझ में। इसका मतलब कि 2019 में बिक्री जो हो रही है वो 2017 में बिक्री का 110% है। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी हुई है। पिछले वर्ष से न्यूनतम, तो देखिए न्यूनतम कह रहा है पिछले वर्ष से न्यूनतम, यानी कम हुआ है। तो दो ही जगह पोजीशन ऐसा देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आ रहा समझ में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 340 से 320 हो रहा है, यानी यहाँ पे 20% है। ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद सॉरी 20,000 का, और यहाँ पे कितना है 440, और कितना है 2020 में 400 है, यानी यहाँ 40 का है। तो सबसे कम का किस में हो रही है, इसमें हो रही है। आ रहा समझ में। न्यूनतम कमी देखी गई है। आ रहा समझ में। तो ये है आपका कौन सा हो जाएगा, 2016। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम कमी है इसमें। आ रहा समझ में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2018 में बिक्री की राशि 2016 में बिक्री की राशि का कितना अधिक है। 2018 देखिए ये हो गया, कितना है 420, ये तीसरा है। और उसके बाद कह रहा है 2016 कितना है 320, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना अधिक है, जब घटाएंगे तभी मालूम चलेगा। तो घटा लीजिए 001। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, ठीक है, ये किस में है, हजार में है। तो हजार में हम कर लेते हैं 1, 2, 3, और ये 4 इकाई दहाई सैकड़ा, हजार इधर हो जाएगा, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार इधर हो जाएगा। देखिए 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। 1 लाख क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। 1 लाख रुपया ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्या कुछ मुझे आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 हो गया डीआई पे आधारित क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n का वह मान जिस पर व्यंजक 9x4 - 12x³ प्लस nx² - 8x + 4 संपूर्ण वर्ग हो जाए। क्या दिया है, देखिए 9x4 - 12x³ प्लस nx² - 8x + 4, इतना मान दिया है। ठीक है, अब कह रहा है n का मान क्या होगा जो संपूर्ण व्यंजक जो है ना पूरा क्या हो जाए, संपूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए हम इसको ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे कौन सी संख्या जो वर्ग है, किसी का वर्ग है। तो देखिए पहला 12 है, ये किसी का वर्ग नहीं है। 16 है तो 4 का वर्ग है। 80 18 है तो किसी का वर्ग नहीं है। 20 24 है तो किसी का वर्ग नहीं है। कहने का मतलब क्या है, वर्ग जो है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी n = क्या रखेंगे हम, 16 रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है। इसी को हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण वर्ग बन जाएगा। आ रहा समझ में। कहने का मतलब जो भी आंसर आएगा उसका वर्ग होगा ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण ABC B पर इस प्रकार समकोणिक है कि AB 12 सेंटीमीटर तथा BC 16 सेंटीमीटर बिंदु B से
कर्ण AC पर लंब बनाया जाता है जो कि D पर मिलता है, लंब BD की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, B हो गया, C। अब B को आ रहा है समकोण यानी 90 डिग्री है, आ रहा समझ में। उसके बाद कह रहा है AB कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर बना लिए। और BC कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी बना लिए। कह रहा है बिंदु B से कर्ण AC तो क्या हो रहा है लंब बनाया जाता है। ठीक है, तो लंब बना लिए जो कि D पर मिलता है, आ रहा समझ में, D पर मिल रहा है। तो कह रहा है BD की लंबाई बताइए, यानी इसकी लंबाई पूछा, किसकी, BD की लंबाई क्या होगी, आ रहा समझ में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज है ना, है समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करते हैं कर्ण को निकाल लेते हैं। ये देखिए 90 अंश का, तो ये क्या होता है लंब, ये आधार, ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा AC का मान आ जाएगा। चलिए लगाते हैं, क्या हो जाएगा AC, कर्ण के जगह हम क्या लिखें AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब है तो AB का स्क्वायर प्लस आधार है तो BC का स्क्वायर। अब ये भी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 16 का स्क्वायर कर देते हैं, 144 प्लस 256, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 400 है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी 20 का क्या है वर्ग है। AC हमको मिल गया कितना 20 मिल गया। आ रहा समझ में, इतना तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं जैसे जो त्रिभुज बना है ABC, इसमें दो समकोण बन रहा है, दो समकोण बन रहा है, एक समकोण ये बन रहा है, ठीक, और एक कौन सा समकोण बन रहा है, ये बन रहा है। आ रहा समझ में, दो त्रिभुज हो गया ना, एक बड़े त्रिभुज में, वास्तविक त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहा है, ABD और एक ADC, दो बन रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज, दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, चूंकि इसका मान पूछ रहा है, आ रहा समझ, किसका BD का मान पूछ रहा है, तो हम दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या है, ये है। आ रहा इस त्रिभुज में देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसमें भी BD है, इस त्रिभुज में भी BD है, यानी इसको हम निकालेंगे, दोनों में है तो दोनों त्रिभुज हम लेंगे। आ रहा समझ में, दोनों त्रिभुज में क्या होगा, हम जानते हैं कि एक कोण कितना 90 का, यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का हम क्या लगाएंगे बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। आ रहा समझ में, तो जो वास्तविक त्रिभुज है कौन सा है ABC, आ रहा समझ में, तो ABC है एक त्रिभुज में, अच्छा ABC में क्या करेंगे, ABC त्रिभुज का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। आ रहा समझ में, यहाँ पे आगे भी लिख सकते थे संपूर्ण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आ रहा समझ में, अब यहाँ के अंदर 1/2 हो गया, लंब कितना होगा इसका 12, ठीक, और आधार 16, ये पहले का हो गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और कौन सा होगा बताइए, B और D है ना, D और C में त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लीजिए, 1/2 क्या हो जाएगा लंब गुणे आधार। आ रहा समझ में, देखिए समझ में क्यों नहीं आएगा, 1/2 गुणे, अब देखिए यहाँ ये 90 बन रहा है ना, ये देखिए ये 90 बन रहा है जब लंब, तो ये क्या हो जाएगा उसका आधार हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब रेखा हो जाएगा। यानी त्रिभुज का 90 अंश कोण बनाने वाली भुजाएं, संगत भुजाएं, एक में एक लंब होता है, एक आधार होता है। देखिए तो संगत भुजाएं हैं कि नहीं, ये एक है, ये संगत कहिए या संलग्न कहिए, संलग्न कहेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि लगा हुआ है दोनों, तो ये आधार लंब हो जाएगा। हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे समझाना हमारा फर्ज है, समझना आपका भी कर्तव्य बनता है। चलिए यहाँ पे अब लंब देखिए, लंब क्या है, ये है लंब, क्या है BD है, ये जो हमको निकालना है यहाँ से, और आधार क्या है इसका, आधार ये हो जाएगा AC। आधार समझ में, AC जब हम क्या करेंगे 20 कर देंगे, ठीक, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे, दोनों लिखेंगे, दोनों क्षेत्रफलों का तुलना करने को, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 16 इक्वल टू, ये लिख दिए इनको। अब इनका तुलना करने रहे हैं, इनको भी लिख रहे हैं BD इंटू 12। आ रहा समझ में, तो इनको इनसे हटा दीजिए। अब क्या बच रहा है 12 इंटू 16, इसको इधर लेके आइए, क्या जाएगा 20 BD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 त्रिका 12, 4 बचे 20, यानी 16 में 16 दिया 48/5, ये क्या हो गया BD का मान हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 9 45 और 5 6 30, यानी इतना सेंटीमीटर जो है
वो किसका मान हो गया, बी डी का मान आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। ये जो होगा इसका मान ये 9.6 सेंटीमीटर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 30% पर बेचकर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 95% बेचे तो कितने % लाभ होगा। देखिए अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब दो विक्रय मूल्य, दो लाभ या हानि दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बताए थे ना। क्या बताए थे, तृतीय विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य गुणे द्वितीय प्रतिशत अपान पहला प्रतिशत। यही बताए हैं आपको, ये रट लीजिएगा। इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन का आंसर हम आराम से दे देते हैं। देखिए कह रहा है शुरू में, देखिए पहले विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी वस्तु उसके अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य बराबर 100 है। अब निकालेंगे पहला विक्रय मूल्य। शुरू में दिया है विक्रय मूल्य तो पहला ही होगा ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि 80% पर बेचने पर इसका 80 ही आएगा इसका, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 80 आ रहा है, दूसरे जगह क्या हो सकता है, दूसरा मान रहेगा तो उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तब कह रहा है देखिए तब व्यापारी को 10% की हानि होती है। यानी हानि क्या, पहला हानि देखिए, पहला हानि कितना है 10% यानी 90 का है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब दूसरा कह रहा है कि यदि वह उसे अंकित मूल्य 95% पर बेचे। चलिए दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 था ना, 95% पे कह रहा बेचने के लिए, तो इसका भी क्या होगा 95 ही आएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, दूसरा क्या करा लास्ट में, तो 95% बेचे तो कितने % लाभ होगा, तो लाभ पूछ रहा है। तो लाभ, तो ये बताइए लाभ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 100 प्लस करते हैं ना, तो लाभ पूछ रहा था, हम इसको x माने तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन सब का मान इसमें रख देंगे। अब द्वितीय विक्रय मूल्य कितना है 95, इसके नीचे लिखिए 95। पहला विक्रय मूल्य कितना है 80, द्वितीय % कितना है लाभ, तो उसको लिख लीजिए 100 प्लस x अपन पहला कितना है 90 है, 90 कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 95 गुणे 90 गुणे 80 बराबर 100 प्लस x कर लीजिए। ठीक, ये कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा। देखिए 10 9 90 10 8 है 80। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लीजिए, 9 5 45 5 88 4 9 9 81 4 85 बटे 8 इक्वल टू 100 प्लस x। अब इनको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, 8 55 8 एक 8 काट दिया। ठीक है, और 5 कम है ना, तो हम क्या करें 0 बढ़ा के तब हम, देखिए ये भी होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कैसे क्या किया जाता है। देखिए जब कट गया ये पूरा, आज जो अगला संख्या जिसको उतारना होता है, जब उसको हम उतारेंगे देखेंगे वो कितना, मतलब भाग देने वाली संख्या से कम है तो हमेशा 0 होता है, लिखेंगे तब उतारेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा भाग, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर 5 उतार लेंगे। आया समझे। चलिए अब देखिए 8 6 48 8 6 48 हो गया। ठीक है, अब उतारिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब पॉइंट लगाइए 0, कितना हो जाएगा 8 अठाई 64 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ रहा है इसका 106.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 प्लस x। ठीक है, देखिए 8 है ना, तो अभी और भाग देंगे जैसे यहाँ पर कर दिए तो कितना आ जाएगा 8 8 7 8 में 64 हो रहा है ना, 8 7 कितना 56, यानी ये 87 ऐसे आएगा 87। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं ना, ऐसे कर लीजिएगा। तो अब x बराबर क्या होगा, घटा दीजिएगा -100, तो कितना आ जाएगा 6.9%। ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी जिसका मान हमको निकालना था तो कितना आया 9.6% आया। ठीक है, आ रहा समझ में इतना। अब इसी पे आधारित, इन्हीं पे आधारित नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक छात्र को 30 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार ने 20% लाभ होता है किसी दुकानदार को। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी पहला है कितना है 30 रुपया है। ठीक,
तो लाभ क्या है, पहला लाभ ये भी होगा, कितना है आपका 20 है, यानी 120 हो गया, 20% तो 120 लिखते हैं। अब चलिए दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए जब पहला में वस्तु को बेचा गया था, ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य हो गया, आप खरीदेंगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट में वही कह रहा है, ठीक है, ठीक से समझिएगा। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी निकासी बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। आ रहा समझ में, तो अंकित मूल्य हम क्या बताएं, अंकित मूल्य ही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, जो आदमी खरीदा है उसके लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा विक्रय मूल्य है ना, तो कितना है 30 है, बेचा यहाँ पहला वाला जो बेचा था उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया 30, लेकिन जो खरीदा उसके लिए क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया, यानी अंकित मूल्य हो गया उसके लिए। तो उसका हम क्या करेंगे, कर रहा है 10% छूट पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 90 कर देंगे। आ रहा समझ में, 100 इससे 90% कर रहा है, 90 कितना देगा 27 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो देखिए अब कर रहा है बिक्री के दौरान उसका लाभ होगा, तो दूसरा लाभ कर रहा है। इससे पहले वाला अगर समझ गए होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। लाभ कर रहा है तो लाभ क्या हम लिखते हैं 100 + x करते हैं, अब वही रख दीजिए। द्वितीय विक्रय मूल्य कितना है 27 है, 27 पहला कितना है 30, द्वितीय लाभ कितना है 100 + x अपान द्वितीय हो गया ना। अब पहला लाभ कितना है 120 है, इसको साल कीजिए 27 × 120/30 इक्वल टू 100 + x, ठीक है, साल कीजिए कितना हो जाएगा, इसे काट दीजिए 3 9 27 12 9 108, ये x। आ रहा समझ में। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे ना, इधर आएगा तो अब हो जाएगा x = 8%, इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले वाले के ही फार्मूले पे इसको भी निकाला गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना, वो लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित होता है, यानी करके सीखना होता है। जब भी मैथ के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करें, कलम सामने रख लें, उस पर उसको पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी गलत नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं महानुभाव, बहुत अनुभवी होते हैं, वो जैसे जीएस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, लाइव आके पूरा 10 मिनट का जो जीएस का क्वेश्चन होता है उसको पूरा 1.5 घंटे में वो बताते हैं। आपका समय का महत्व वो लोग नहीं जानते हैं। लाइव का मतलब होता है कि उनके अनुसार आप चलेंगे, उसमें ना आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ना कुछ, लेकिन हम लोग के जैसे आदमी मेहनत करके वीडियो बनाता है, मैथ की हर चीज़ सिखाना चाहता है आपको, तो क्या करते हो आप, ये सुविधा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। कौन सी सुविधा, कि आप पाज कर देते हो, जिस पहला क्वेश्चन हो गया सीधे दूसरे क्वेश्चन भगा दिए तीसरे, ठीक है, तो वो पूरे आपके मन की शांति, यानी जो स्थिरता होनी चाहिए मन की, उसका एग्जाम होता है। उसमें आपको ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी होती है। कहने का मतलब पूरा शांति मन से पेपर देना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में। राम जी के सिद्धांत हम चलते हैं, राम जी भी यही कहते थे कि कभी भी कोई काम हो तो ज़्यादा उतावले में नहीं रहना चाहिए, उतावले में रहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। कभी भी कहीं जाइए, पेपर देना हो चाहे कोई भी चीज़, तो उसको नमस्कार जरूर कीजिए। पेपर देने बैठ रहे हैं तो उस पेपर को सबसे पहले नमस्ते कीजिए। ठीक, आ रहा समझ में। जब आप नेक्स्ट वाले को आदत देंगे, सामान देंगे, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव है, तो वो आपके प्रति लगाव रखेगा। मैथ में यही होता है, जब उसको अपने पूरे मन भाव से समझेंगे मैथ समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपकी मर्जी है, आप कोई वीडियो, मैथ की बात कर रहे हैं, जीएस का होता है, जीएस में आप पाज करके स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मैथ का है लर्निंग बाय डूइंग, करके आप क्या कीजिए, सीखिए। पाज करने से प्रैक्टिस नहीं आता, आप तो जानते रहेंगे, यहाँ 2.348 में 0.32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये तो जानते हैं, लेकिन जब गुणा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या है जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकते हैं, जिससे उसे कोई लाभ या हानि न हो, जबकि उसने अपनी वस्तुओं पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। तो जब देखिए तुलना कर रहा है, 40% अंकित कर रहा है, वो भी अधिक मूल्य, ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम बताए थे, कुछ नहीं करना है, 40/100 40 × 100। जब अधिक की बात करेगा, अधिक प्रतिशत का, तो आप ऐसे ही लगाएंगे। इसलिए इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 207। अब बताइए इस सवाल को आप देख के आप बता देंगे कितना आंसर आएगा, कर लेंगे तो ये तो ईजी है, तो आप देख के बता दोगे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वाला हो तो क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 गया 7 8 56, ठीक,
आ रहा समझे, इसका कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जिंदगी का असली मजा तब है जब अपनी नौकरी का, अपने खुद का कमाया हुआ पैसा का जब यूज करते हैं या खर्च करते हैं अपने दोस्तों पे। अपने दोस्त में कई लोग तो होते हैं माँ बाप का पैसा गर्लफ्रेंडों पे उड़ाते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता है कि माँ बाप हमारे पास पैसा भेज रहे हैं, कितना मेहनत से भेज रहे हैं। आ रहा समझे, खाने वाले भी होते हैं, कभी भी किसी का अगर बेरोजगार है तो आप उसका एक पैसा ना खाइए। आ रहा समझ में, अगर पैसा खा रहे हैं तो वो आपके लिस्ट में चढ़ता जा रहा है। रोजगार रहे उसके पास, अगर कमा रहा हो तब आप खा सकते हैं। बेरोजगार चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी बेरोजगार का एक पैसा ना खाइए, चाहे कितना धनवान क्यों ना हो। आ रहा समझ में, आप लोग खुद समझदार हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार मूल कीमत से 15% अधिक कीमत अंकित करता है और मांग में वृद्धि के कारण वो कीमत को 10% और बढ़ा देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए कितने प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कर रहा है तो एक में क्या कर रहा है, 15% अधिक कर रहा है, 15 कर देते हैं। फिर भी उसका मन नहीं पड़ता है, मांग जब वृद्धि होता है, वृद्धि के कारण क्या करता है, कीमत को 10% और बढ़ा देता है। मार्केट में आजकल यही चल रहा है। ठीक, देखिए क्या करता है, 10% और बढ़ा देता है। तो हम क्या बताएं, तो दोनों जो वृद्धि है तो बीच में क्या होगा, प्लस हो जाए, वृद्धि हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे। 5 3 15 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा 25 प्लस क्या करेंगे 3/2 को क्या लिखेंगे बताइए, 1.5 कहाँ है 5, चलिए 1.5 तो क्या हो जाएगा 25 1 26 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ऐसे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिता की वर्तमान आय पुत्र की वर्तमान आय के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है, वर्षों की संख्या जिसके बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2 गुनी हो जाएगी। आ रहा समझ में, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पुत्र का आय मान लेंगे, माना पुत्र की आय क्या है x है, अब पिता की आय क्या हो जाएगी, देखिए एक और आता 2 गुना तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न अनुसार जब हम लगाएंगे इसको तो क्या कह रहा था वही, देखिए पुत्र की वर्तमान आय के 2 गुना, यानी एक तरफ पुत्र है एक तरफ पिता है, तो 16 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र की वर्तमान आय से 2 गुना, यानी पिता का जो उम्र है, ठीक है, वो इनके उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुने से क्या है 16 अधिक है। तो जब 16 अधिक है तो क्या करेंगे हम यहाँ माइनस कर दें भाई, जब इसमें से 16 जब माइनस करेंगे तब ना इसके बराबर होंगे। देखिए बीच में बराबर के चिन्ह नहीं है, तो पिता कह रहे हैं कि 16 वर्ष अधिक है पिताजी। ठीक है, तो जब अधिक है तो हम उस 16 को निकाल के यहाँ रखेंगे पुत्र के साथ। ठीक है, जब जोड़ेंगे तभी ना जाकर बराबर होगा बीच में, तो वही हम यहाँ कर दे रहे हैं 16। आ रहा समझ में, चलिए अब सॉल्व कीजिए, x - 2x = -16 -x = -16 काट दीजिए, यानी जो पुत्र की आय होगी कितना होगा 16 है। आप 2 गुना की बात करना है कि पुत्र की आय से 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो ही जाएगा, 16 है तो यहाँ रखिए 2 गुणे 16, 16 दूनी 32 नहीं हो जा रहा है 2 गुना, 16 दूनी 32। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा वो 16 होगा। चलते हैं आगे, समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x² - px + q = 0 के मूल अल्फा × बीटा है तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान होगा। देखिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण क्या है x² - px + q = 0। ठीक है, मूल दिया है, क्या दिया है अल्फा और बीटा दिया है। आ रहा समझ में, यानी पहला मूल जो होगा वो अल्फा होगा, दूसरा जो होगा वो बीटा होगा। क्वेश्चन दिया है, क्या पूछ किसका मान रहा है, कह रहा है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसी का मान पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जिसका मान पूछ रहा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा × बीटा, बीटा बीटा से कट गया तो अल्फा बचा ना यहाँ पे, तो अल्फा यहाँ आ जाएगा, गुणा होगा क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस वैसे ही बीटा बीटा कट गया तो सॉरी अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक, ये हमको मिल गया। आ समझ में, तो अब हम क्या करते हैं, अब इन संख्या से हम मूलों का योगफल निकालते हैं। चलिए तो जानते हैं हम मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। आ रहा समझ में, तो देखिए ये x है तो इसके साथ ही क्या यही तो इसका गुणांक होगा। देखिए पहले से एक माइनस है बाहर, अब फिर इसका मान भी माइनस में, तो -p x² का कितना है यहाँ पे, देखिए 1 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 1 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा p, यानी अल्फा बीटा। योगफल का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना। देखिए इसका मान आ गया। आ रहा समझ में, चलिए वैसे निकालिए मूलों का गुणनफल,
क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या होता है सी का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। सी का गुणांक कितना है ये देखिए, ये सी है पूरा, किसमें है प्लस में ना, प्लस में तो हम क्यू ही लिखते हैं, क्यों क्यू। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, इसके आगे क्या जवान हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्या होगा क्यू होगा। ठीक, ये हमको मिल गया और यहाँ पे ये मिल गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ये तो होता ही है, देखिए हम बता रहे हैं जो वो याद करते चलिएगा। एक ये होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दो होते हैं इसके फार्मूले, इसके दो सूत्र होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये है अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान हम लिखेंगे। देखिए क्या होगा इसमें, अब ये ए प्लस बी में है ना, ये बी ए बी माने यहाँ क्या अल्फा बीटा है। तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी पर क्या हो जाएगा, चलिए माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे ए बी है ना, तो ए बी जब क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। आ रहा समझ में, अपान क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, आ रहा समझ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पी, पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अपान नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, यही मान पूछ रहा है। आ रहा समझ में, यानी इसका जो मान आया है हमारा वो कितना आया है, इतना आया है, यानी जो ऑप्शन डी दिया है वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, ये यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा था ना, तो अल्फा इंटू बीटा जब क्या हम लिख देंगे, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा जब क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सावधानी बरतिएगा। पी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ये तो अल्फा प्लस बीटा जब हम रख दिए, तो पी अल्फा इंटू बीटा जब क्या रखना था क्यू रखना, तो वही रख दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का लॉस उनके मौसम का 65 गुना है। लॉस तथा मौसम का योग 1650 है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए मौसम का 65 गुना क्या मौसम है, तो हम मान लेते हैं क्या है, देखिए माना मौसम क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और लौसक क्या होगा, लौसक कह रहा है मौसम का 65 गुना, तो मौसम का क्या कर देते हैं 65 कर देते हैं। ठीक, तो जब 65 कर दिए तो क्या हो जाएगा 65 एक्स हो जाएगा। आ रहा समझ में, यही कह रहा है। अब क्या करेंगे, कह रहा है आगे लौसक और मौसम का योग 1650 है, तो लौसक कितना है आपका, देखिए एक्स प्लस मौसम ये 1650 दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 166 एक्स इक्वल टू 1650। आ रहा समझ में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कटेगा 25 बार में। आ रहा समझ में, कितने बार कटेगा 25 बार में, यानी एक्स का मान कितना हमको मिल गया 25 मिल गया। ठीक है, अब वो कितना है, वो जो एक्स का मान निकला है वो है मौसम है। आ रहा समझ में, तो लौसक क्या हो जाएगा एक्स का क्या रखेंगे 25 गुणे 65। आप इसको सॉल्व न कीजिए, यही रहने दीजिए। अब कह रहा है आगे देखिए, पहली संख्या है ना, देखिए एक संख्या कह रहा है, यानी पहली संख्या जो है 125 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक, यानी इसको अभी हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसक गुणे मौसम। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 125, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, लौसक कितना है 25 गुणे 65 गुणे मौसम कितना है 25 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स को यहीं रहने देते हैं, 125 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाए पहले 25 गुणे 65 गुणे 25 बटे 125 ये है। ठीक है, इसको जब हमें लिखे हैं 30 रुपये आ गया था, तो देखिए 25 बचे 125 पचम 25 और इनका गुणा भी पचम 25 के 5 80 2 और 5 31 2 32, यानी जो दूसरी संख्या आई है वो कितनी होगी 125 होगी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है 325। चलिए आगे चलते हैं, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है तो संख्या क्या होगी। तो हम क्या करें, उस संख्या x मान लेते हैं, माना संख्या x तो कह रहा है उस संख्या के 1/3, संख्या का 1/3 प्रश्नानुसार। ठीक है,
और योग कर रहा है ना, प्लस कर देंगे। फिर उसी संख्या का 1/5 कितना आ रहा है भाई साहब, आ रहा है 64। सॉल्व कीजिए, x/3 प्लस x/5 तो 64। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 यहीं 15, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 3 × 15 5, यानी 5x प्लस क्या हो जाएगा 3, x इक्वल टू 64। तो 8x/15 आप सॉल्व कर लीजिएगा 64। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 गुणे 15/8। देखिए आ रहा समझ में, इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 8 टाइम 15 × 120। इसका आंसर कितना आएगा 120। कैलकुलेशन में यही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा भी अगर गड़बड़ हुआ, मिस्टेक हुआ, सारा गलत हो जाएगा। आगे समझ में, आप यहाँ पे 5 लिखते थे तो यहाँ क्या होगा 15, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था, ऐसे रख के सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या के 1/6 के 1/3 का 5वां भाग यदि 6 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पे भी हम संख्या मान लेंगे, माना संख्या x है, ठीक है, माना संख्या x। तो कह रहा है x का 1/6, x का 1/6 का, फिर कह रहा है 1/3, कह रहा है इन सब का 5वां भाग। इन सब का 5वां भाग का मतलब भाग दे देंगे 5 से, इक्वल टू कितना है 6 है। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा x/18 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 6 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो x इक्वल टू ये 30 हो जाएगा, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 × 54 कितना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आएगा 540 आएगा। आंसर यानी क्या है इसका सी है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ा दिया है 47 52, मतलब उनका सीरीज दिया है, कह रहा है माध्यिका क्या होगी। आ रहा समझ में, स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो देखिए माध्यिका कैसे निकाला जाता है। माध्यिका में क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का जो सीरीज है उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये सम है कि विषम है, ठीक। अगर सम रहेगा तो बीच के 2 मान को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अगर विषम है तो बीच का मान उसका क्या होगा माध्यिका होगा, ठीक। क्वेश्चन दे देंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पे। इसका क्या पूछ रहा है ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 × भुजा। आ रहा समझ में, तो √3/2, भुजा कितना है 4 है, 4 रख लीजिए, 2 दूना 4 यानी 2√3 सेंटीमीटर होगा। ये इसका क्या है आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक आयत का क्षेत्रफल x² + 7x + 10 सेंटीमीटर है तो उसका एक संभावित परिमाप क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल दिया है, ठीक। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है x² + 7x + 10, किसमें है ये सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 7x + 10। अब इनका गुणनखंड कीजिए, 10 को हम 10 का कितना गुणनखंड करेंगे तो उसको प्लस माइनस करने पे क्या हो जाए बीच का मान आ जाए। तो हम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। इसको कर लेते हैं, तो x² + 5 + 2, देखिए 7 आ जा रहा है, x + 10, इसके साथ भी x² + यहाँ क्या हो जाएगा, इनको तोड़िए 5x + 2x + 10, पेयर बनाइए, निकालिए क्या निकलेगा, x निकलेगा तो x + 5 या प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा तो x + 5। आ रहा समझ में, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉमन है तो x + 5, जो बच गया उसको लिख लीजिए x + 2, ये बच गया। ये क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई है। आ रहा समझ में। तो जब ये निकल गया तो हम एक को क्या मान लेते हैं लंबाई और एक को चौड़ाई, यानी l इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 5 और चौड़ाई क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब कह रहा है संभावित परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप क्या होता है बताइए, आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई। आ रहा समझ में, तो 2 हो गया और कितना इन सबको रख लीजिए यहाँ पे, तो एक x प्लस लंबाई कितना है x + 5 और चौड़ाई कितना है प्लस कर दीजिए, चौड़ाई x + 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़िए x 2x और यहाँ पे 5 है 2 है तो कितना है 7, ठीक। और इनका गुणा करिए 4x + 14, क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा यानी सेंटीमीटर। ये इसका क्या है सेंटीमीटर आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आ रहा समझ में। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, दो विकर्ण होते हैं ना, दोनों का मान दिया। देखिए विकर्ण पहला दिया है d1 मान लेते हैं, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। अब विकर्ण d2 दूसरा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अपन क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे हम d1 भी कर सकते हैं। देखिए माने ना विकर्ण d1 इंटू d2 तो क्या हो जाएगा 16 गुणे देखिए 12/2 2 8 16 तो 12 8 कितना जाएगा 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका आएगा आंसर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आया है 12 8 96। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, लिख लेते हैं। क्या कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो कह रहा है x प्लस वाई का क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो अभी हम फार्मूला बताए थे, इसके पहले क्या बताए थे बताइए, बताए थे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1/2 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं यूज, और उसमें क्या बताए थे, उसमें बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ये वाला लगेगा। सारा समझ में। तो चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देखिए लिख दें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रखिए कितना होगा, इसके जगह पे 20 रख देते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई का निकालना हमको पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस वाई क्या है 2 रख देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में। देखिए अब इसको इधर लेके आइए, 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, और इसको इधर लेते आ रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं, कई लोग कन्फ्यूज होने लगी है। ठीक है, अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 36 क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यही मान पूछ रहा था ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 36, यानी इसका आंसर कितना आएगा 36 आ जाएगा। ठीक, इसमें फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ये वाला आपका क्या फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है भीषण। ठीक है, देखिए उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन है 1 6 8 32 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। देखिए दिया है 1 6 8 और 32, इसका कह रहा है माध्य और माध्यिका का योगफल। तो माध्य कैसे निकलता है, क्या करेंगे हम माध्य में सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या रहेगी उतने भाग दे देंगे, यानी जोड़ेंगे उसको 1 2 3 4 4 है तो उसको 4 संख्या करेंगे भाग दे देंगे। माध्यिका में क्या होता है संख्याओं को सीरीज में लिखे रहते हैं। तो देखिए सीरीज में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब देखेंगे सम एक विषम है, सम है तो क्या करेंगे हम दो बीच के मान को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, जितना आएगा माध्य और माध्यिका दोनों आएगा ना, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी है इसलिए आप कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है यदि 27x, देखिए लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27x इक्वल टू 9 3x दिया है। ठीक है, कह रहा है 1/x पे 4, x पे 4 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 27x है ना, ये है इधर जाएगा क्या जाएगा हो जाएगा 3x इक्वल टू 9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 और देखेंगे कितने बार में 27 आया 3 3 का 9, यानी 3 यहाँ पे होगा x है इंटू 3x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा इसका 3 3 3 9 होता है, 3 का वर्ग हो जाएगा। सुनो देखिए हम जानते हैं लाग ये इंटू लाग बी दिया रहता है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं लाग ए प्लस बी लिखते हैं, यानी जब लाग ए प्लस बी दिया हो तो इसका मतलब होता है लाग ए इंटू लाग बी। अगर लाग ए इंटू लाग बी दिया है तो लाग ए प्लस बी, तो किस रूप में दिया है इस रूप में दिया है ना, देखिए लाग ए इंटू लाग बी। तो हम क्या कर देंगे लाग ए प्लस बी वाला लगा लेंगे, यानी 3 पे 3x प्लस एक्स करके। ठीक, अब जब हम जानते हैं कि जब आधार बराबर हो तो उसके घात में क्या होंगे बराबर होंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आधार के बराबर है तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल टू
2, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 2/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, 2 जा 4, कितना आएगा x इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रख देंगे x की जगह, समझ में। ठीक, तो 1/x की जगह क्या रखेंगे 1/2 का 4 दिया है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए 1/1 और 2 4/2 2 4 2 8 16, यानी 16 हो जाएगा। ये 16 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आ रहा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमको आ गया समझ में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं। देखिए त्रिभुज बनाइए, ए बी सी इनकी माध्यिकाएं हैं ये और ये, इसको मानते हैं डी है ई है और ये एफ है। हम बताए थे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंध एक अनुपात में काटती है। किस अनुपात में, इस अनुपात में। देखिए कैसे, ये जो माध्यिका है ना ए डी, इसको ये बी डी बी ई जो है ये, ठीक है, ये क्या कर रही है काट रही है। जब काट रही किस अनुपात में काटेगी, दो संबंध एक में। आर समझे मान लेते हैं क्या जी है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा काटा गया जो माध्यिका होगा उसमें लघु जो होगा, लघु रेखा जो होगा, ठीक है, उसका दुना क्या होगा बड़े वाले रेखा का मान होगा। खंड है ना, ये रेखा खंड है, लघु रेखा का मान जितना होगा उसका 2 गुना बड़े वाले का मान होगा। ठीक, आंसर इसका कितना आएगा, दो संबंध एक अनुपात। ठीक, आई होप कि आपको आज का पढ़ाया होगा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।